जय हिंद। कहते हैं डर मुझे भी लगता था फैसला देखकर, पर मैं पढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फैसला देखकर, पर मैं पढ़ता गया रास्ता देखकर। मंजिल खुद ब खुद आती गई मेरा हौसला देखकर। तो चलिए आज मैं दिगंत भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर करवट पे चलता हूँ, जिसे मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा और इसे आज ट्रिक के साथ बिल्कुल आसानी भाषा से समझता हूँ। जिस तरह से मैंने गद्य भाग की कुछ कहानी एवं निबंध को समझा था, ठीक उसी प्रकार से मैं इसे भी समझता हूँ। ये हमारा ऑटो ट्रिक हुआ और इसे करवट को किसने लिखा, इसका पिता क्या नाम था, रचनाएं क्या क्या थी, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये हमारा चैप्टर हुआ करवट और करवट का लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। करवट का लेखक नहीं, कवि है। करवट का कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। तो देखिए पहला ट्रिक हमारा जन्म मृत्यु। पहला ट्रिक क्या है? जन्म मृत्यु। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि इसका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। इसमें रटने की कोई बात नहीं, पहले कॉन्सेप्ट देखते चलिए। देखिए हमारा 1400 है। चौदह सौ चलिए आज मैं करवट के कवि मलिक मोहम्मद जैसी, जिसने करवट लिखा, उसे बिल्कुल आसानी भरी भाषा से लेखक परिचय का ऑटो ट्रिक के साथ आसानी से याद करता हूँ। ये मान लीजिए जन्म मृत्यु है। पहला ट्रिक क्या है मेरा? जन्म मृत्यु। 14-15 तो 14 के बाद 15 आता है, ये आसानी से याद हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 14 तारीख को जन्म लिया, मान लीजिए ट्रिक, और 15 तारीख को मर गया। 14 तारीख को जन्म लिया और 15 तारीख को मर गया। कौन? तो मलिक मोहम्मद जैसी। तो 14 को जन्म लिया तो जन्मदिन में उसे कितना रुपया खर्चा हुआ? जन्मदिन मान लीजिए मनाया तो कितना रुपया खर्चा हुआ? 98 रुपया खर्चा हुआ। और जब मरा तो उसको भोज करने में लगभग 48 रुपया खर्चा हुआ। कितना रुपया? 48 रुपया। तो 1498 में जन्म हुआ और 1548 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। निवास स्थान इसका कहाँ था? निवास स्थान मलिक मोहम्मद जैसी में छिपा हुआ कि उसका निवास स्थान कहाँ था, उसका पिता का क्या नाम था। चलिए इसे बहुत आसान तरीका से याद करते हैं। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी, तो जैसी में दीर्घी का हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? जायस। जायस हो जाएगा। जायस कब्र, जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। इसका निवास स्थान था मलिक मोहम्मद जैसी का। और इस भाषा को जो पढ़ेंगे, अवधी भाषा में मेरा कविता लिखा गया है, इसको बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे और अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए आगे क्या है मेरा ट्रिक। ट्रिक नंबर सी में कहता है इसके पिता का क्या नाम थे। तो पिता का नाम देखिए मलिक। तो मलिके में इधर इसका पिता का नाम में भी क्या लगा हुआ है? मलिक लगा हुआ है। ये हो जाएगा आपका मलिक शेख, मलिक शेख ममरेज, ममरेज। और इसी का दूसरा नाम है मलिक राजे अशरफ, मलिक राजे अशरफ। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा इसके पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज और मलिक शेख अशरफ, मलिक राजे अशरफ, मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ। इसी का पिता का नाम था। अब देखिए गुरु का क्या नाम था। इसके गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहद्दी। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, यहीं से आएगा क्वेश्चन, आएगा इस चैप्टर में से। तो इसके गुरु का क्या नाम था? सूफी संत शेख मोहद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर इसके गुरु का नाम था। 2 गुरु हुए और क्या था? दोनों गुरु के नाम क्या थे? एक पहला का था सूफी संत शेख मोहद्दी, सैयद अशरफ जहांगीर। अब देखिए इसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। चेचक के कारण रूपहीन थे और बाई कान और नाक से क्या थे? वंचित थे। चेचक बीमारी होता है जैसे छोटी माता, बड़ी माता, उसके बाद ये दिनाई खुजली अर्ज होता है, ये सब चेचक के अंदर ही आता है।
तो चेचक के कारण क्या थे, रूपहीन थे, सुंदर नहीं लगते थे, अच्छे नहीं लगते। और बाई, दाई नहीं, बाई आंख और कान से क्या थे, वंचित थे, बहरा थे और अंधा भी थे। अब देखिए बचपन में इसका माता पिता दोनों मर गया था, जिसके कारण ये अनाथ रहा, साधु फकीर के संग बचपन में इसका जीवन गुजरा। अब देखिए आगे चलकर क्या क्या, आगे चलकर रचना की, रचना कौन सा की, इसको बिल्कुल आसान तरीका में एक ट्रिक के साथ समझते हैं। चंपा और पद्मा मान लीजिए दोनों बहन है, उसके पिता का चंपा पद्मा होली में चित्र कम बनाओ, आखिरी कलाम आने वाले, आखिरी कलाम मतलब मान लीजिए कि अब्दुल कलाम आने वाले हैं, उसके पिता क्या कहा कि चंपा पद्मा होली में चित्र कम बनाओ, आखिरी कलाम आने वाले हैं। तो चंपा में क्या लगा देंगे, वत लगा देंगे, चंपा में क्या लगा देंगे, वत, तो हमारा क्या हो जाएगा, चंपावत। और इसमें वत लगा दिए तो क्या हो गया, चंपावत। वत लगा दिए, इसमें भी वत लगा दिए, तो क्या हो गया, पद्मावत। पद्मावती का लेखक है बालकृष्ण भट्ट, लेकिन पद्मावत का लेखक है मलिक मोहम्मद जयसी। तो आप ऐसे भूलिएगा नहीं, इससे पद्मावती का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, और पद्मावत का लेखक है जयसी। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का आता है और फंसाने का विद्यार्थी को कोशिश किया जाता है कि जैसे विद्यार्थी गलत कर दे, लेकिन आप मारिएगा पद्मा जब आएगा तो मलिक मोहम्मद जयसी, और पद्मावती जब आएगा तो बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए होली समझते हैं, चंपावत पद्मावत, चंपा पद्मा होली में चित्र कम बनाओ, इससे होली से आ जाएगा होली नमा, क्या हो जाएगा, होली नमा, होली नामा। अब देखिए होली में क्या आता है, किसका उच्चारण होता है, ई का, तो इससे क्या हो जाएगा, इरावत हो जाएगा, इरावत हो जाएगा। उसके बाद चित्र आता है, ये इससे हो जाएगा आपका चित्र रेखा, क्या हो जाएगा, चित्र रेखा। और क से आपका हो जाएगा कहारनामा। कम में क्या आता है, फर्स्ट में वर्ड क आता है, तो क से क्या हो जाएगा आपका, कहारनामा, कहारनामा। और म से आपका क्या हो जाएगा, मसला या मसलनामा, मसला या मसलनामा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, चंपा पद्मा होली में चित्र कम बनाओ, आखिरी कलाम आने वाले हैं, तो आखिरी कलाम भी इसका क्या हो गया, रचना हो गया, किसका, तो मलिक मोहम्मद जैसी का। आने वाले हैं तो अ से क्या हो जाएगा, अखरावट हो जाएगा, अ से अखरावट हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से इसका रचना याद हो गया। अब चलिए भाषा, करवक जो है किस भाषा में लिखा गया, तो उस समय अवधी भाषा बहुत प्रचलित था, तो अवधी भाषा में करवक को कौन लिखा, मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि करवक कविता किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है, अवधी। और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इसी तरह का आता है। अब देखिए नोट में क्या लिखे हैं, प्रेम पीर की कवि कहा जाता है इसको, किसका कवि कहा जाता है, प्रेम पीर की कवि। और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रेम पीर का कवि किसे कहा जाता है, तो मलिक मोहम्मद जैसी को। आप ऑब्जेक्टिव इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, और ट्रिक एक करके, एक दो करके इसी को अच्छा तरीका से जितना समझाई लिख लीजिएगा, और आएगा इस चैप्टर से यही से क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे क्या कहता है, करवक में कितने पदों का उल्लेख है, करवक में 2 पदों का उल्लेख है। देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ प्रथम पद, ये हमारा प्रथम पद हुआ, और द्वितीय पद हुआ। प्रथम पद में देखिए चांद का, किसका उल्लेख है, चांद का। कभी अपने तुलना चांद से करता है, शुक्र नामक तारा से करता है, आम के वृक्ष से करता है, समुद्र की पानी से करता है, सुमेरु पर्वत जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है उससे करता है, सोना से तुलना करता है, और दर्पण से भी अपना तुलना करता है। कौन करता है तुलना, मलिक मोहम्मद जैसी। और दूसरे भाग में देखिए, यहाँ पे दूसरे भाग में क्या है, हमारा दूसरा पद में है रत्न सेन। अब मैं इसका कहानी पढ़ाता हूँ कि रत्न सेन कौन थे, पद्मावती कौन थे, सुहा कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे। और ये इसका कहानी अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत आसानी तरीका से ये हमारा करवक
चैप्टर आसानी से याद हो जाएगा। अब मान लीजिए कहानी की शुरुआत होती है श्रीलंका, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, और राजस्थान जिला में भी है राजस्थान के मेवाड़ जिला में चित्तौड़ नामक जगह है। कहाँ है? चित्तौड़। तो चित्तौड़ के राजा कौन थे? रतन सेन थे। चित्तौड़ के राजा कौन थे? रतन सेन। तो रतन सेन की पहली पत्नी का नाम थी नागवती। क्या नाम थी? नागवती। तो नागवती को अपने आप पे घमंड हो गया कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई है ही नहीं। तो उस समय हुआ क्या, जो श्रीलंका की राजकुमारी का उम्र हो गई थी शादी करने के लिए। उसके पिता का नाम थे, पद्मावती के पिता के नाम थे गंधर्व। तो गंधर्व को भी चिंता सताई जा रही थी कि बेटियां बड़ी हो गई तो अब मैं इसका शादी कर दूंगा। तो इसके लिए क्या था, उसके पास सुआ नामक, हीरामणि नामक एक सुआ था। किसके पास? पद्मावती के पास। तो वह सोचता था कि मेरी शादी अब हो जानी चाहिए, मेरी एज हो गई। तो सुआ क्या किया, सुआ को बुलाया गया और सुआ से कहा, सुआ तो मेरे लिए ढूंढ के ला राजकुमार, जो अच्छा होगा उसे लाना तुम। तो सुआ ने क्या किया, वहां से तो किसी तरह राजा को खबर चल गया, गंधर्व को खबर चल गया कि सुआ जो है मेरी बिटिया को बिगाड़ने में लगी है। तो सुआ को मारने की धमकी दे गई। तो सुआ को बुलाया गया उसको मारने के लिए। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो सुआ ने क्या किया, राजकुमारी बचा ली और उसके बचने के बाद वहां से निकल आया तो जंगल में आया तो उसके साथ जितने भी सुआ थे वह सब मानने लगे उसको। क्यों मानने लगे? क्योंकि वह गंधर्व की राजसभा में रहते थे। तो मानने लगे। तो कुछ दिन के बाद उसे चिड़िया, एक शिकारी आया और पकड़ के ले गया। किसको? सुगा को पकड़ के ले आया। ले जाने के बाद क्या हुआ, जब सुगा को ले गया तो वहां शिकारी था। शिकारी क्या, बाजार में बेचने के लिए चला गया। तो एक ब्राह्मण भारत का था जो अचानक से वह सोचा कि मान लीजिए कि हमें बहुत सारा रुपया कमाना है। तो उसने सोचा विदेश जा करके क्यों नहीं रुपया वहां से इकट्ठा करके यहाँ आ जाओ और मस्ती से जीवन अपना व्यतीत करो। तो एक ब्राह्मण नामक मनुष्य ने जाकर के क्या किया, श्रीलंका गया। और श्रीलंका में जो ही पहुंचा उधर से सुआ लेकर के कौन आ गया? सुआ लेकर के वह शिकारी आ गया। तो जैसे ही पहुंचा तो उसने, ब्राह्मण ने पूछा, किसको? शिकारी को पूछा, ये सुआ आप कितने में दीजिएगा? बोला कि इसका दाम आप दे पाइएगा? तो बोला बोलिए ना, इसका खासियत क्या है? तो सुआ उधर से जवाब दिया कि मुझे खरीद पाओगे? आश्चर्य की बात हुआ ब्राह्मण को, ये बोलता भी है। तो कहता बोलता नहीं सरकार। शिकारी कहता बोलता ही नहीं है, वेद कुरान जितने भी इससे पढ़ा लीजिए, जितना जहां से पूछ लीजिए सब बता देगा। और ब्राह्मण ने वैसा ही किया, उसे सब चीज का शिक्षा पूछा, सब चीज बता दी। ब्राह्मण उसे खरीद के ले गया अपना बाजार में। कहाँ अपना बाजार था उसका? मेवाड़ था। तो मेवाड़ में एक दिन राजा का घूमने का मन हुआ तो उसने आया और सब अपने अपने सामान को लेकर के राजा के पास आया कि जिसका जो सामान पसंद आ जाएगा उसका ले लेगा और बाद में सब अपने बाजार पे अपना अपना दुकान पे फिर चले जाएगा। तो ये भी इधर से सुआ लेके गया। तो राजा जैसे ही सुगा पे नजर पड़ा तो सुगा के दाम पूछा ये क्या है? तो उसने कहा ये सुगा है। तो क्या इसका विशेषता? कहा इसका महाराज बहुत बड़ी विशेषता है। बोला क्या विशेषता है? कहा दुनिया का जो भी चीज इससे वेद कुरान जितना भी आप ज्ञान ले सके, जो भी पूछेगा बोलता है, मनुष्य की तरह बोलता है। तो बोला ये तो अच्छी बात है। राजकुमार बोला कि अरे सुगा तो बोलता भी है? बोला हाँ हम बोलते भी है। उसने क्या खरीद के ले गया अपने राजमहल में। और राजमहल में जो ही रखा तो उधर से ये जो है नागवती यानी रत्न सिंह की पहली पत्नी, उन्होंने एक दिन सज धज के उसके सामने आई और पूछी सुगा से, अरे सुगा तू तो विदेश में रहता है, श्रीलंका में रहता है, सिंघल द्वीप में रहता है, बताओ तो हमसे सूरत तुम्हारे देश में है? तो सुगा ने बोला पद्मावती आप क्या बात करते हैं, आपसे भी सुंदर है। तो ये बात राजा ने सुन लिया। ये बात किसने सुन लिया? राजा ने सुन लिया। तो राजा के मन में उत्सुकता हुई, जो आखिर है क्या, कैसे है पद्मावती, कैसे दिखने में जो मेरी पत्नी से भी सुंदर है। तो उसने जा करके 16,000 सेनाओं को साथ किया और सेनापति का नाम था, एक सेनापति का नाम था राघवानंद के साथ उसने 1600 सेना तैयार किया और जाकर के श्रीलंका को घेर लिया। और उसके बाद विवाह करके कहाँ लाया? मेवाड़ लाया। अब 1303 ईस्वी में ये अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली वंश के संस्थापक थे। दिल्ली के संस्थापक थे, जो हमारा राजधानी भारत का है, दिल्ली का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद संपूर्ण दक्षिण भारत पे अधिकतर इसका विजय हो गया। तब उसने जाकर के मेवाड़ पे 1303 ईस्वी में युद्ध किया। और मेवाड़ के ये जो राजकुमारी है, मेवाड़ की राजकुमारी कौन? पद्मावती। इसकी खूबसूरती को देख लिया इन्होंने और इसने कहा कि मैं पद्मावती को अपने
राज की गद्दी पर बैठाना चाहता हूँ। जिस पे रत्न सेन ने कहा नहीं, मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। तब युद्ध हुआ, युद्ध में मारा गया रत्न सेन। और जब पद्मावती को पाने के लिए ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी जब जा रहे थे, उसी समय जोहर कर लिया। जोहर उसको कहा जाता है जैसे उसका पति मर गया युद्ध में, तो वह बहुत बड़े कुएं खुदा करके उसमें जलती हुई आग लगाई और अपने से कूद गई स्वयं। और जब राजकुमारी पद्मावती कूदी तो उसके बाद उसके साथ साथ 1600 जितने भी थे उसकी सहेलियां सब की टोटल कूद गए, क्योंकि 1600 युद्ध में उसके सैनिक मारे गए थे। यही से इसी को लिखा है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी ने करबक में अपने पहले चरित्र वर्णन किया और दूसरा में प्रेम का वर्णन किया है पद्मावती का। तो चलिए इसे बहुत आसानी तरीका से आप समझ गए होंगे, इसका परिचय भी। अब चलिए आप पढ़ते हैं, बहुत आसानी तरीका से आपको कहानी की तरफ पढ़ा दिया। अब चलते पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जैसी हमारा पदभाग का पहला कविता हुआ। देखिए इसमें कहता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोजे कवि सुनी। कहता है कि जो कवि सुनता है कि मलिक मोहम्मद जैसी को एक ही आंख है, लेकिन वह किताबों की बड़े किताबों की रचना कर डाले, पद्मावत की, चंपावत की, होली नमा की, इरावत की बड़े किताबों लिख डाले, एक आंख के रहते हुए बड़े कवि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चांद जैस जग विधि उतारा दिनी कलंक किन्हीं उजियारा। कहते हैं कि जिस प्रकार से चांद में भी कलंक है, आप देखिएगा तो ये चांद में भी थोड़ा धब्बा दिखाई देता है रात को। तो वही कहता है कि चांद जैस जग विधि उतारा दिनी कलंक किन्हीं उजियारा। चांद अपने कलंक को धरे हुए है कि इसमें क्या है, धब्बा है, फिर भी ये संसार को उजाला करता है। जग सूझा एक नैना उबा शुक्र अस नतकन महा। कहता है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड में शुक्र नामक तारा पूरे ब्रह्मांड को रोशनी करता है, जग सूझा एक नैना, ठीक उसी प्रकार से ये जो मेरा नैना है, ठीक उसी प्रकार से मैं इस नैना से पूरे संसार को देख लेता हूँ। जो लही अमही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहते हैं जिस प्रकार से आम के वृक्ष पे जब तक नहीं कोमपल नहीं आती है, सुगंधी नहीं कोमपल नहीं आती है, मंजर नहीं आती है, तब तक वो अपने सुगंधित रूप को नहीं छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से तो लई सुगंधी बसाई न सोई, तब तक उसका शोभा व्यर्थ रहता है जब तक उसकी नई कोमपल नहीं आ जाती है। किन्हीं समुद्र पानी जो खड़ा तो अति भय असुज अपाड़ा। कहते हैं समुद्र की पानी खड़ा होते हैं, नमकीन होते हैं, तो अति भय असुज अपाड़ा, लेकिन वह तो समुद्र है, वो अपने कलंक रूपी धारण करे किए हुए हैं कि वह क्या है, उसका पानी खड़ा है। नदियों की पानी मीठा होते हैं और जो समुद्र की पानी है नमकीन होते हैं, फिर उसमें कलंक है, लेकिन असुज अपाड़ा, समुद्र असुज अपाड़ा, वह बहुत बड़े दूरों तक नहीं दिखाई देते हैं समुद्र। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लगा आकाशा। सुमेरु पर्वत जिससे आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुमेरु पर्वत पर नहीं चढ़ सका, जिसे कैलाश पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन यही माउंट एवरेस्ट 8000 ऐसे कुछ मीटर उस पर चढ़ गया, लेकिन उससे 200 मीटर छोटी है सुमेरु पर्वत, उस पर कोई नहीं चढ़ पाया। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लगा आकाशा। कंचन गिरी भले ही आकाश में, लेकिन जो गुण ये सुमेरु पर्वत में है वह अन्य किसी में नहीं है। जो ले घड़ी कलंक ना काढ़ा कांच न होई कंचन काढ़ा। कहते हैं सोने को जब तक आप कोयले में तपा नहीं दीजिएगा तब तक वह सोना अपने रूप को बदलेगा नहीं। उसमें कलंक है कि जब तक आप कोयले कलंक है, आप जब तक कोयले में उसे तपाइएगा नहीं तब तक वह दूसरा रूप में ढल नहीं सकते हैं। एक नैन जस दर्पण ओ तही निर्मल भव सब रूपवत गा। एक नैन जस दर्पण वही तही निर्मल भव। कहते हैं जिस प्रकार से एक दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरा आंख स्वच्छ एवं निर्मल है। सब रूपवंत गई मुख जो ही कही चाहो। कहते हैं इस संसार में व्यर्थ है उसका जीना जिसके पास रूप तो है लेकिन गुण नहीं है। लेकिन मेरे पास रूप नहीं है लेकिन गुण है, एक आंख है और एक आंख से मैं वह सभी काम करता हूं जो दो आंख वाले व्यक्ति करते हैं, रूप वाले व्यक्ति करते हैं। अब देखिए हमारा ये जो है प्रथम पद का समाप्त हो गया। कविता में दो पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है करवक में कितने पद है, तो दो पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद मेरा समाप्त हो गया, इसमें तुलना की अपने से मलिक मोहम्मद जैसी। अब देखिए रत्न सेन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके दूसरा पद में क्या कहता है, मोहम्मद यही कवि जो सुना जो प्रेम पीर गावा। मोहम्मद
यही कवि जोड़ी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गावा। मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं ये कविता जो मैं सुना रही है, दोहा जो लिख रहा हूँ, जो इसको पढ़ेगा प्रेम पीर युगों युग तक ये प्रेम को याद करेगा। जोड़ी लाई रक्त के लई गाढ़ी प्रीत नैन जेल भिगोई। कहते जोड़ी लाई रक्त के लई, मैं इसे जो लिखता हूँ अपनी कलम से, जोड़ी लाई रक्त की लई, मैं इसे खून की लई से लिखता हूँ, खून के गंध से लिखता हूँ। गाढ़ी प्रीत नैन जल भिगोई, इस प्रेम को मैं अपने नयन के जल से भिगो भिगो करके लिख रहा हूँ। ओ मन जाति कवित अस्किन्ना मकु या रहे जगत में चिन्ना। कहते हैं ओ मन जाति कवित अस्किन्ना, मैं रहूं चाहे नहीं रहूं इस संसार में, मकु रहे जगत जग किन्ना, ओ मन जानी कवित अस्किन्ना। कहते हैं कि मैं इस संसार में भले ही कुछ दिनों के बाद नहीं रहूंगा, लेकिन मैं जो ये कविता लिख के जाऊंगा, प्रेम पीर की कवि, ये जो करवक लिख के जाऊंगा, पद्मावत लिख करके जाऊंगा। पद्मावत का प्रथम चैप्टर ये है और दूसरा चैप्टर ये है। इसी पद्मावती से आपका लिया गया है, पद्मावत से ये दोनों भाग लिया गया है। पद्मावत एक बड़ी पुस्तक है, उसी का छोटा अंश इसमें लिया गया और इसमें लिया गया है। समझ गए? अब देखिए, जोड़ी लाई रक्त के लिए गाढ़ी प्रीति नैन जल भिगोई। मैं जो इस पद्मावत का रचना कर रहा हूँ, अपने आंखों की जल से, रक्त के लय से इसका रचना कर रहा हूँ, और मैं नहीं रहूंगा इस संसार में, तो पर भी मेरा ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सदा सदा के लिए अमर रहेगा। और इसीलिए इसको कहा गया प्रेम की पीर की कवि। क्या कहा गया? प्रेम की पीर की कवि। एग्जाम में आएगा प्रेम की पीर की कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी को। कहाँ सो रतन सही अस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। कहाँ सुबह रतन सन, कहाँ सो रतन सन अस राजा। कहते हैं कहाँ है वह रतन सेन राजा? कौन? रतन सेन राजा, चित्तौड़ के राजा कहाँ है? कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। कहते हैं कहाँ वह है सुआ, हीरामणि सुआ कहाँ है, जिसके पास अनेक प्रकार की बुद्धि थी, कौशलताएं थी, अनेक प्रकार से मनुष्य की भांति बोलते थे। कहाँ अल्लाउद्दीन खिलजी सुल्तान, कहाँ राघो जय किनू बखानू। कहते हैं कहाँ है वह अल्लाउद्दीन खिलजी सुल्तान, जिसने पद्मावती को पाने के लिए 1303 ईस्वी में भयानक युद्ध किया और उसे पा न सका। एक प्रेम था रतन सेन और पद्मावती में, जो अपने शरीर को भी टच नहीं करने के लिए दिया अल्लाउद्दीन खिलजी को। कहाँ राघो जय किनी बखानू। कहता है कहाँ है वह राघवानंद रतन सेन के सेनापति, मैं किसका किसका बखान करूं इस प्रेम की कथा में। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी। कहते हैं स्वरूप, रूप में सु आ गया आपका उपसर्ग। कहते हैं कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग में रही कहानी। कहते हैं कहाँ है वह विश्व सुंदरी पद्मावती, लेकिन कोई नहीं रहा इस जग में, रह गई है उसकी कहानी, गुण रह गई है। जो पद्मावती अपने शरीर की रक्षा के लिए जौहर कर लिए आग में चली गई अपनी 16 सहेलियों के साथ, वह कोई नहीं बचा है, उसका गुण बचा है। अब देखिए, धनी सो पुरुष जसकृत जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कहते हैं धन्य है वो पुरुष जसकृत जासु, जिसका गुणगान किया जाता है संसार में, फूल मरे पे मरे न बासु। कहते हैं जिस प्रकार से फूल झड़ जाते हैं लेकिन उसका सुगंध नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति संसार में मर जाता है, गुणवान व्यक्ति, लेकिन उसका चर्चाएं चलती रहती है। कई न जगत में जस बेचा, कई न लिया जस मोल। कहते हैं इस संसार में ना कोई गुण को बेचा है ना कोई गुण को खरीदा है। जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। कहते हैं जो इस कहानी को पढ़ेगा, जो इस प्रेम की पीर की कहानी करवक को पढ़ेगा, वह हमें भी जरूर एक न एक दिन याद करेगा, मैं तो इस संसार में नहीं रहूंगा। तो चलिए हम चलते हैं इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। बहुत ही आसानी तरीका से 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, और आप इसे ऑब्जेक्टिव टाइप बना करके अच्छा से लिख लीजिएगा। हर एक चैप्टर का पद भाग में मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में लाऊंगा। चलिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसे बहुत आसानी तरीका से समझते हैं। समझने के बाद उसके बाद उत्तर लिखते हैं। ये कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जो करवक के लेखक है, उसने अपने से तुलना दर्पण से किया था कि जिस प्रकार से दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल है, ठीक उसी प्रकार से मैं स्वच्छ एवं निर्मल अंदर से हूँ। क्योंकि इस संसार में रूपवान व्यक्ति
और जो भी व्यक्ति है वह मेरे सामने व्यर्थ है, और रूप का रहना भी व्यर्थ है जब तक आप में गुण नहीं हो। यही बात कहता, तो चलिए इसे उत्तर लिखता हूँ। कवि ने एक आंख की तुलना, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसीलिए की, दर्पण से इसीलिए कि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल है, स्वच्छ एवं निर्मल है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को होना चाहिए, मनुष्य को होना चाहिए, नहीं तो उसका रूप होना इस संसार में व्यर्थ है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार आता है इस चैप्टर से। आप इसे सब्जेक्टिव इसी तरह से लिख लीजिएगा। आपको तो मैं वैसे बता भी दिया हूँ, तो आप बना कर भी आगे लिख सकते हैं। लगभग मेरा हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा 2 मार्क में इतना नहीं लिखा जाता है कि पेज भरिए पूरा कापी भरिए। कोई स्टूडेंट करता है पूरा कापी भरने लगता है, बाद में पता चलता है कि कुछ प्रश्न ही छूट गया। 5 मार्क को 250-300 शब्दों में लिखा जाए, 50 से 60 शब्द ये बहुत हो गया लगभग। अब चलिए 2 मार्क का 2 मार्क, ये जो है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। पहले करवक में कलंक, कंचन, कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, कंचन से क्या तात्पर्य है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहले करवक में कलंक, कलंक का मतलब होता है उसमें अवगुण, और कांच का मतलब होता है जिसमें मान लीजिए कि कलंक हुआ कोयला और कांच हुआ जिसमें सोना के रूप पहले से क्या होता है, कच्चा होता है, उसमें क्या किया जाता है, कोयले में डाल करके तपा करके उसे फिर दूसरा रूप दिया जाता है, तो वह कंचन हो जाता है। मेरा सोना का रूप पकड़ के क्या होता है, कंचन होता है, सोना की तरह हो जाता है। तो वही इसी को लिख देंगे। उत्तर, पहले करवक में कलंक, कलंक को अंडरलाइन कर देंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा। कलंक, पहले करवक में कलंक से तात्पर्य है कलंक से तात्पर्य है, कलंक और कंचन, इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, और कंचन
पहले करवक में कांच, कलंक, कांच और कंचन। पहले करवक में कलंक, कोमा कांच और कंचन से तात्पर्य है, इन ब्रैकेट कोमास तीनों को बंद कर देंगे। कलंक, कांच और कंचन से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से सोना को अपने आकार में ढालने के लिए उसे कलंक यानी कोयला होकर के गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी कुछ पाने के लिए पहले उसे कष्ट से गुजरना पड़ता है। चलिए, हमारा दो नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन चलता हूँ, क्या कहता है। रक्त के लय का क्या अर्थ है? चलिए, हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। रक्त के लय का क्या अर्थ है? हमारे मलिक मोहम्मद जैसी ने जब पद्मावत की रचना कर रहे थे और पद्मावत के भाग का इनाम करवक है, तो जब हमारे रक्त के लय का पद्मावत का रचना कर रहे थे तो उसी समय उसने कहा था कि मैं जो इस पद्मावत का रचना कर रहा हूं तो इसमें मेरी रक्त की लय है, यानी खून का गंध है, और मैं इस गंध से के सारे और आंख की जल से भिगो कर लिख रहा हूं। मैं रहूं चाहे जग में नहीं रहूं, लेकिन यह सदा के लिए एक प्रेम की तरह रहेगा और अमर के रूप में रहेगा यह पद्मावत। तो चलिए, रक्त के लय का क्या अर्थ है समझ गए? इसी को लिखना है। रक्त के लय का अर्थ है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, जिस प्रकार रक्त के लय का अर्थ है कि मैं जो इस पद्मावत का रचना कर रहा हूं, पद्मावत का रचना कर रहा हूं। रक्त का लय का अर्थ क्या है
कि मैं जो इस पद्मावत का रचना कर रहा हूँ वह आने वाले समय में अमर एक प्रेम कहानी की तरह, क्योंकि इसमें पद्मावती का वर्णन और राजा रत्नसेन का वर्णन था। तो आने वाले समय में एक प्रेम कहानी के नाम से अमर रहेगा। मैं जो इस संसार में पद्मावत का रचना कर रहा हूँ वह आने वाले समय में एक प्रेम कहानी के नाम से क्या रहेगा, अमर रहेगा। चाहे मैं कुछ दिन के बाद इस संसार से भले ही मिट जाऊं। चलिए, हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है। ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। भाव स्पष्ट करने में क्या करें। जो लई अम्ब ही दाव न होई, तो लई सुगंध बसाई न सोई। भाव स्पष्ट करे। या व्याख्या करे रहेगा तो एक ही रहेगा दोनों। हमारा एक कौन नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। जो लई अम्ब ही डाव न होई। मान लीजिए कौन नंबर का मेरा। जो लई अम्ब ही ढाब न होई, तो लई सुगंध बसाई न सोई। तो लई सुगंध बसाई न सोई। क्वेश्चन का अर्थ समझिए। जो लही अम्ब ही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। हमारे मलिक मोहम्मद जैसी कवि कहते हैं कि जब तक आम के वृक्ष में मंजर नहीं आ जाते, नहीं कोमल नहीं आ जाते हैं, तब तक उसका सुगंध नहीं आता है और साथ साथ वो खूबसूरती दिखने में नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी खूबसूरती देखने के लिए उसमें गुण चाहिए। जब तक उसमें गुण नहीं रहेगा तब तक उसका खूबसूरती रहना ही व्यर्थ है। किसी को लिख देंगे। ये हमारा व्याख्या करें जो 5 मार्क का पूछता है और इस चैप्टर में 2 व्याख्या दूंगा और आएगा क्वेश्चन तो दोनों व्याख्या से उठा करके आएगा। चलिए उत्तर में लिखता हूँ। वहाँ पे लिखते थे गद्यांश, वहाँ पे क्या लिखते थे गद्यांश, यहाँ पे लिखेंगे पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद का अंश है, पद मतलब कविता, कविता का अंश को क्या कहा जाता है पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, देखिए सेम कॉन्सेप्ट मिल रहा है, गद्य का भी और पद का भी। प्रस्तुत पद्यांश हमारे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक
दिगंत भाग दो में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित शीर्षक कविता करवक से ली गई है। ये हमारा हेडलाइन हुआ किसका, व्याख्या करने का हेडलाइन। और व्याख्या करने में हेडलाइन दीजिएगा तो 5 मार्क में 5 मार्क खोल देगा। अब देखिए इसका मैं अर्थ स्पष्ट करता हूँ। जो लई अमरी डाव न होई तो लई सुगंध बसाई न सोई। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से आम के वृक्ष में नई कोमपाल नहीं उगते हैं, तब तक वह खूबसूरती नहीं दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य में जब तक गुण नहीं रहेंगे जब गुण नहीं रहेंगे तब तक उनका रूप का रहना व्यर्थ है। चलिए ये हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन इसी टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। आप लोग कॉपी में लिखेगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये तो बोर्ड पे है इसीलिए छोटा दिखाई दे रहा है। यदि लिखना चाहते हैं तो आगे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखेंगे आगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ है रहेंगे तब तक उनका रूप का रहना व्यर्थ है। इसीलिए कौन कवि मलिक मोहम्मद है। इसीलिए कवि कहते हैं जो लई अम्भी डाव न होई, इसी को लिख देंगे। जो लई अम्भी डाव न होई सुरेश की नाम छा राजेश करना कौन वाला करा कितनी जोर से सीख रहे तोरा भाग किया है जंजन में तोरा सीख रहे। चलिए ये नहीं दिखता है, इसे मैं मिटा देता हूँ। आप लोग यही तक लिख लीजिएगा। लिखने का मामला तो जो ले अभी डाव न हुई तो ले सुगंध बसाई न सोई लिख लीजिएगा। इसीलिए कवि कहते हैं जो ले अम्भी डाव न हुई तो ले सुगंध बसाई न सोई। मेरा 5 मार्क ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नंबर 5 पे व्याख्या करे थे।
चलिए हमारा क नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे न वासु। मलिक मोहम्मद जैसी कहे थे इससे पहले कविता में, करवक में, जो धन्य है वो पुरुष जिसके यश का गुणगान किया जाता है, फूल मरे पर मरे न वासु। जिस प्रकार से बगीचों में फूल भले ही टूट जाती है लेकिन उसका सुगंध नहीं जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से धन्य है वो व्यक्ति जिसकी संसार में गुणगान किया जाता है मरने के बाद भी। चलिए इसको व्याख्या करते हैं। उत्तर में प्रस्तुत पद्यांश, वही बात लिखेंगे सेम। प्रस्तुत पद्यांश हमारे दिगंत भाग 2 में मलिक मोहम्मद जैसी यानी जैसी शॉर्ट नाम लिख देते हैं, जैसी द्वारा रचित शीर्षक का क्या नाम है, करवक। शीर्षक करवक से ली गई है। ये पद का जो आंसर किससे ली गई है, करवक से ली गई है। अब चलिए इस पैराग्राफ चेंज करके इसका व्याख्या करते हैं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। हमारे कवि मलिक मोहम्मद जैसी यानी जैसी जी, हमारे कवि जैसी जी कहते हैं धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जिसकी गाथाएं या चर्चाएं, जिसकी गाथाएं मरने के बाद भी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए चित्तौड़ के राजा रतन सेन, चित्तौड़ कहाँ पे है, राजस्थान के मेवाड़ जिले में, अभी वर्तमान में आ जाइएगा तो वहाँ पे जिस जोहार कुआं में पद्मावती ने अपने आग के हवाले कर दी थी 1600 सहेलियों के साथ, उस पर्यटन स्थल पे आज भी देश विदेश से, हमारे भारत के कोने कोने से लोग उसे देखने के लिए जाते हैं, पर्यटन स्थल है। उदाहरण के लिए चित्तौड़ के राजा रतन सेन, चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका का पुराना नाम सिंघल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मावती। उदाहरण के लिए चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की गाथा है। इसीलिए हमारे कवि कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति
क्या कहते हैं, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। फूल मरे पर मरे न, फूल मरे पे मरे न वासु। चलिए, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ये हमारा दूसरा कविता सूरदास, वो अभी पद लेता है। आप इसके बाद इसका वीडियो मैं इसी तरह से लाऊंगा, उसे भी समझ लीजिएगा अच्छा तरीका से। आई होप, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और हमारी वीडियो कैसे लगा आप कमेंट कीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा जो पढ़ने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।